तो इतना हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। क्लियर है? ये फिगर देखे थे कि ये पूरा जो सेटअप था एक निर्वातित कक्ष में हो रहा था। निर्वात में क्यों हो रहा था? ताकि अल्फा कणों का टक्कर वायु के कणों से ना हो। बात समझ में आ रही है? ओके। और ये सारी चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो कल की क्लास वाले तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, ठीक। तो एक परमाणु का यहाँ पर देख रहे हो ना, ऐसे से एक परमाणु का मैं फिगर बना रहा हूँ और उसको बढ़िया से देखो। ठीक, चलो अभी तो यहाँ पर सपोज करना कि ये एक परमाणु है। ओके, और ये छोटा सा भाग क्या है बेटा? नाभिक। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ कैसे रिसर्च हो, कैसे क्या हो। ठीक है, समझना बेटा। देखो अल्फा कणों किस पे बमबारी कराई गई, तो कुछ अल्फा कण आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, उनका पथ ये होगा। इस तरीके से। और देखना बेटा, चलो हाथ से ही बना दे रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल बेटा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। क्लियर? और वहीं से फिर वापस आ जाएंगे 180 डिग्री पे। ये अगर कोई पूछे ये था क्या, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, ये अल्फा कण थे। क्लियर? तीर आपको दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, और उनका लास्ट वाला पथ कौन सा है? ये डायरेक्शन है। क्लियर? ये सारे के सारे क्या हैं? अल्फा पार्टिकल है। उस पर कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात समझ आ रही है? तो एक परमाणु को आप देख पा रहे हो, और उस एक परमाणु से इस प्रकार से कुछ अल्फा पार्टिकल गुजर रहे हैं। क्लियर है? अब एक एक चीज समझना यहाँ पर। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखिए बेटा, प्रेक्षण में क्या मिला। आप लोग देख पा रहे हो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इस परमाणु को भेद कर सीधे निकल जा रहे हैं बिना विचलित हुए। दिख रहा है? जैसे ये और ये। तो ये तो प्रेक्षण था, ऑब्जर्वेशन था। अब इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? एक एक चीज अपने दिमाग में फिट करते चलो, तुरंत याद करना है। आपको दिख रहा है कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? परमाणु को भेद कर उस पार निकल जा रहे हैं। तो इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने कहा कि ये अल्फा पार्टिकल जिसका वेग 2.1 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड के आसपास दिख रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। क्लियर? और भेद कर इसको निकल जा रहा है। तो अगर ये परमाणु ठोस होता, जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि ठोस गोला है, अगर ठोस होता तो ये अल्फा पार्टिकल उसको भेद कर नहीं जा पाता। बात समझ में आ रही है? बहुत हल्का होता है ना स्वर्ण, उसके तुलना में लगभग ये 50 गुना होता है। स्वर्ण पत्र का जो परमाणु होता है अल्फा पार्टिकल की तुलना में लगभग 50 गुना होता है। तो फिर इसको भेद कर कैसे जा सकता है? बात समझ में आ रही है? टकरा कर वापस आना चाहिए था, लेकिन वो सीधे निकल जा रहा है बिना विचलित हुए, थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं हो रहा है।
तो इसलिए उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, आप बताओगे? उन्होंने निष्कर्ष निकाला, एक लाइन में बताओगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। पहला समझ आ गया? चलिए फिर देखना बेटा, दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखा कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सभी कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। प्रकीर्णित होने का मतलब समझ आ रहा है? फैल रहे हैं, अपने पथ से दूर हट रहे हैं। क्लियर? ध्यान देना, सभी कोणों का मतलब जैसे इनका पूर्व पथ ये था, मान लो ऐसे जा रहे थे और ये ऐसे फिर मुड़ गए इधर की ओर, तो इस कोण की बात हो रही है। और इस कोण का मान सभी कोण था, मतलब जैसे मान लो 30 डिग्री पे भी मुड़ रहा हो, 90 डिग्री पे भी मुड़ रहा हो, 45 डिग्री पे भी मुड़ रहा हो, 1 डिग्री पे भी मुड़ रहा हो, बात समझ में आ रही है? सभी कोण। और कुछ जगह तो देखा गया इस कोण का मान है वो 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अधिक होने का मतलब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, बात समझ में आ रही है? अगर 90 डिग्री पे मुड़ना होता तो इधर की तरफ मुड़ना, और 90 डिग्री से अधिक मुड़ने का मतलब जिस डायरेक्शन से आ रहा था उधर की तरफ ऐसे लौट रहा है। बात समझ में आ रही है? एकदम विपरीत नहीं बोल रहा हूँ, फिर इधर की ओर मुड़ रहा है जिधर से आ रहा था। क्लियर है? तो 90 डिग्री से अधिक मुड़ने का मतलब क्या होगा? सबसे पहली चीज, अल्फा पार्टिकल को विक्षेपित कौन कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है? बात समझ में आ रहा है? कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग धनात्मक आवेश को ही रिपल कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है। तो एक बात तो तय थी कि इसमें धनात्मक आवेश होते हैं, पहले से ही पता था, बात समझ में, क्योंकि ऋणात्मक की खोज हो गई थी। ठीक, अब दूसरी चीज, कोई एक धनात्मक आवेश इसको रिपल नहीं कर सकता, मतलब इसको प्रतिकर्षित। अभी हम लोगों ने देखा था इसका वेलोसिटी 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है। इतनी तेजी से कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है और उसको कोई एक आवेश विक्षेपित कर देगा नहीं, वो तेजी से निकल जाएगा। क्लियर? तो समझने वाली बात है कि इसको विक्षेपित तभी कोई कर सकता है जब जितने भी आवेश हैं वो इकट्ठा हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और बटे R² का मतलब उसके व्युत्क्रमानुपाती है और Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती पहले पढ़ चुके। तो जितना ही ज्यादा आवेश की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा बल लगेगा, और जब ज्यादा बल लगेगा तभी वो मुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी धनावेश थे उसके सारे के सारे क्या हो जाएं? इकट्ठा हो जाएं, तब इतनी तीव्र गति से जाने वाले अल्फा पार्टिकल को क्या किया जा सकता है? विक्षेपित किया जा सकता है। क्लियर? और दूरी के हिसाब से देखें तो दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी बल उतना ही ज्यादा लगता जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल जो थे वो इस परमाणु के केंद्र की तरफ बढ़ रहे थे, वो ज्यादा विक्षेपित हो रहे थे। बात समझ में आ रही है? यानी उनका विक्षेपण कोण जो था, प्रकीर्णन कोण जो था, बहुत ज्यादा था। इससे क्या पता चला कि जो धनात्मक आवेश हैं वो सारे के सारे इकट्ठा तो हैं, और कहां पर इकट्ठा है? केंद्र में कहीं इकट्ठा है। कहां पर बेटा? क्योंकि जैसे जैसे उधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो दूरी क्या हो रही है? केंद्र से दूरी जैसे जैसे घट रही है वो ज्यादा कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं। ज्यादा कोण पर मुड़ने का मतलब है कि उस पर ज्यादा बल लग रहा है, तो ज्यादा बल तभी लग सकता है जब दूरी कम। बात समझ में आ गई? तो देखो ये तो ऑब्जर्वेशन था। निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने? निष्कर्ष निकाला कि इसका सीधा सा मतलब हो सकता है कि जितने भी धनावेश हैं वो सारे के सारे, और द्रव्यमान की भी बात कही, क्योंकि आप सभी जानते हो पहले से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो उन्होंने पहले ही बताया था कि जो भी द्रव्यमान होता है उसका वो धनावेश के साथ जाना चाहिए। क्लियर? तो उन्होंने क्या कहा कि लगभग सभी धनावेश, पूरा धनावेश की बात करेंगे तो पूरा बोल देंगे, है ना, संपूर्ण धनावेश, और जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो लगभग बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? तो आप बोलेंगे कि संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में, यानी छोटा सा आयतन होगा। बात समझ में आ रही है? तो छोटे से आयतन में संकेंद्रित होगा। छोटे से आयतन में क्या होगा? संकेंद्रित होगा, और इकट्ठा होने के कारण ही क्या कर रहा है? वो अल्फा पार्टिकल को मोड़ दे रहा है। अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है? विक्षेपित कर दे रहा है, यानी कि प्रकीर्णित कर दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो अभी आप दो ऑब्जर्वेशन देखे, एक तो उसको भेद कर सीधे निकल जा रहा था, निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने? अधिकांश भाग खोखला। बात समझ आई? दूसरी बात आपने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो सभी कोणों पर विक्षेपित हो रहे थे। सभी कोणों पर मुड़ने का मतलब, और कहीं कहीं देखने को मिला 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे थे, यानी बहुत तेजी से बल लग रहा था उस पर। क्लियर है? तो इन सबसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला या तभी संभव है, सबसे पहली चीज, अल्फा पार्टिकल पर धनावेश है तो धनावेश प्रतिकर्षित करेगा, और ये तभी संभव हो सकता है जब सारे धनावेश इकट्ठा हो जाएं, परमाणु के सारे धनावेश क्या हो जाएं? इकट्ठा हो जाए। और कहां पर रहेगा? तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल केंद्र की ओर जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, वो अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं। इसका मतलब सभी धनावेश इकट्ठा तो हैं, और वो कहां पर हैं? परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में क्या है? संकेंद्रित। उस सूक्ष्म स्थान को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। क्या कहा बेटा? तो ये भी लिख लीजिए। यहां पर उन्होंने रिसर्च किया
नाभिक, बात समझ आ गई? तो नाभिक की अगर खोज कोई पूछे किसने किया तो क्या बताओगे? रदरफोर्ड। क्लियर? किसके दौरान? अल्फा कणों के प्रकीर्णन के, तो उसको नाभिक कह दिया। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझना बेटा, ध्यान देना। उन्होंने ये जो प्रयोग है केवल स्वर्ण पत्र पे नहीं किया, बहुत सारे पत्रों को लिया, जैसे चांदी का लिया, सोने का लिया, प्लेटिनम का लिया। बात समझ में आ रही? आज सभी पत्रों पर उन्होंने ऐसे अल्फा कणों की बमबारी कराई, और वहां से देखते क्या है वो, किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। ध्यान देना, निश्चित दिशा का मतलब बेटा, दिशा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोण से। कैसे बेटा? कोण से। मान लो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था और उसकी पूर्व वेग की डायरेक्शन ये थी, अब वो ऐसे मुड़ गया है, तो इसका जो कोण होगा यही तो होगा, थीटा कोण। तो थीटा कोण पर मुड़ने वाले सभी अल्फा कणों को ऐसे तो बोलेंगे। मान लो ये 30 डिग्री है, कितना है बेटा? तो हम बताएंगे कि 30 डिग्री पर मुड़ने वाले कितने अल्फा पार्टिकल इसमें गुजर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं निश्चित दिशा। समझ आ रही बात? एक एक चीज समझना। तो उन्होंने जब अलग अलग पत्र लिया, अलग अलग धातु का पत्र लिया और उस पर रिसर्च किया, मतलब रिसर्च करने का मतलब अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई, तो उन्होंने देखा क्या कि किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो संख्या है, नंबर जो है, बात समझ आ रही है, वो भिन्न भिन्न पत्रों के लिए भिन्न भिन्न थी, यानी अलग अलग थी। जैसे मान लो स्वर्ण पत्र में थीटा कोण पर मान लो कि 20,000 अल्फा पार्टिकल गुजर रहे हैं। कितना बेटा? 20,000 अल्फा पार्टिकल गुजर रहे हैं। तो चांदी में उन्होंने देखा कि भैया इसमें तो कुछ मान लो 15,000 गुजर रहे हैं 30 डिग्री पर। कितने पर बेटा? ऐसे प्लेटिनम पर मान लो 8,000 गुजर रहे हैं। एक एग्जांपल है, बात समझ आ रही है? 30 डिग्री पर। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो न्यूक्लियस है, यानी केंद्र में जो छोटा सा स्थान है, नाभिक है, उसमें जो धनावेश होते होंगे वो सभी धातुओं में क्या होते थे? भिन्न भिन्न होते होंगे। बात समझ में आ रही है? धनावेशों की संख्या, धनावेशों की जो संख्या होती होगी वो भिन्न भिन्न धातु के जो पत्र लिया था ना, उनमें भिन्न भिन्न प्रकीर्णित हो रहे थे। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक में धनावेशों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न धातुओं में भिन्न भिन्न होती है। और सबको पता भी है प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग धातुओं में अलग अलग। अभी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी ना, बात समझ आ रही है? वो 17 में होगी और 11 में प्रयोग हो रहा है, तो बस वो अनुमान लगा रहे थे कि सब में भिन्न भिन्न होती होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई डाउट? एक एक आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। पहला, अधिकांश भाग खोखला है, क्यों? क्योंकि सीधे निकल जा रहे थे। दूसरा निष्कर्ष क्या था बेटा? हाँ, दूसरा निष्कर्ष था सभी धनावेश तथा लगभग सभी द्रव्यमान एक क्या नाम है, परमाणु के केंद्र में छोटे से स्थान में या छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता होगा, जिससे उन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सभी कोणों पर प्रकीर्णित हो रहा था और 90 डिग्री से अधिक कोण पर भी उन्होंने देखा, लगभग 8,000 अल्फा पार्टिकल में से एक। क्लियर? ये चीज। फिर तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? उन्होंने अलग अलग धातु के पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी कराई और उन्होंने देखा किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित अल्फा कणों को गिना और पाया कि अलग अलग धातु के पत्रों के लिए अलग अलग संख्या थी, यानी सोने के लिए अलग थी, चांदी के लिए अलग थी, प्लेटिनम के लिए अलग थी। बात समझ में आ रही है? तो इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इससे निष्कर्ष निकाला कि सभी के न्यूक्लियस में धनावेशों की संख्या भिन्न भिन्न होती होगी, धनावेशों की संख्या, इसीलिए निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या भी क्या होती है? भिन्न भिन्न। कोई डाउट? तुरंत याद हो जाना चाहिए। क्लियर? ओके, अब देखो चौथा पॉइंट क्या था बेटा? चौथा पॉइंट वो देखते हैं कि जो कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलें। ध्यान दो, अभी बात कर लेना, ध्यान दो। उन्होंने देखा कि जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो रहा था बेटा, यानी कितने कोण पर मुड़ रहे हैं, इनका कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हो रहा था। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग का मतलब F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1, कोई और चला रहा है लग रहा है, Q2/r²। इसका मतलब समझना भाई, एक तो अल्फा पार्टिकल है और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल पर +2e के बराबर आवेश होता है, क्योंकि ये हीलियम का नाभिक है। नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, यानी 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 2 लिख दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, और E लिख दिए मूल आवेश। अगर हम नाभिक की बात करें तो नाभिक में भी केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी धनावेश ही तो होता है। और धनावेश अगर स्वर्ण पत्र की बात की जाए तो यहाँ वैसे मान लो कोई भी पत्र है तो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या को Z से लिखते हैं, है ना? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर आवेश होगा तो Z ले लेंगे, और मूल आवेश E और प्लस, तो प्लस ZE। तो Q1 की वैल्यू कितना हो गई? 2E ना, और Q2 की वैल्यू प्लस ZE। इसी पर पुट कर दो बेटा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 की जगह +2E। अरे भाई ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, और प्लस ZE। अब ये भी कांस्टेंट हो गया किसी धातु विशेष के लिए, और बटे, तो ये सब तो फिक्स हो गया। यानी अगर एक लाइन में हम कहना चाहें तो 1/r², इस पर निर्भर कर रहा है। और इसका मतलब समझें तो जैसे जैसे दूरी घटाते जा रहे थे उस पर बल, क्योंकि वो ज्यादा प्रकीर्णित हो रहा था,
तो उन्होंने यहाँ बताया कि जो कूलाम का नियम होता है बेटा, वो क्या नाम है, यहाँ पर भी लागू होता है, परमाणुीय दूरी के लिए भी लागू होता है। यहाँ पर उन्होंने परमाणु का आकार भी बताया था बेटा, अप्रॉक्सीमेट 10⁻10 मीटर। और जो नाभिक बताया था, जब नाभिक की रिसर्च की तो इसका उन्होंने आकार का आकलन भी किया था, अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बताया था 10⁻−15 मीटर। अभी कैलकुलेशन करवाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 10⁻−14 मीटर, लेकिन और एक्यूरेट किया गया तो 10⁻−15, क्योंकि इससे कम ही होना चाहिए। अभी बताएंगे कम क्यों होना चाहिए, क्लियर। तो लगभग कितना बताया था, 10⁻−15 मीटर के फुट की उसकी त्रिज्या होती है नाभिक की, क्लियर। तो उन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन का मतलब अपने पथ से मुड़ रहे हैं या फैल रहे हैं, बात समझ में आ रही है, वो किसके नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, यानी कूलाम का नियम परमाणुीय दूरी के लिए भी लागू होता है। ये उन्होंने अपने प्रयोग में पाया, क्लियर। और नाभिकीय दूरी 10⁻15 मीटर तक के लिए भी सत्य है, ये भी बताया उन्होंने, क्लियर। अभी इसी से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे नाभिक की त्रिज्या, इसका आकलन भी कराएंगे। तो बताओ चारों पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं। बस एग्जाम में करना क्या है, आपको ध्यान देना, एग्जाम में जब भी आएगा अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, क्लियर, जैसे आता है ये फिगर बनाना, ये फिगर बनाने के बाद में एक तरफ लिखना क्या, ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण, और दूसरी तरफ लिख देना निष्कर्ष, या फिर एक ऑब्जर्वेशन लिखना उसके नीचे निष्कर्ष लिख देना और पूरा लिख देना, ऐसे 4 पॉइंट में लिख देना, नंबर मिल जाएगा पूरा। और चारों याद भी हो गया होगा, है ना। क्या था बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फटाफट बताओ। कुछ अल्फा पार्टिकल परमाणु को भेद कर सीधे निकल जा रहे थे, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग। और दूसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल सभी कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे, इसका मतलब हाँ, पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक संख्या में एकत्रित होकर बल लगा रहा है, बात समझ आ रही है। हाँ, तो जितने भी धनावेश थे वो इकट्ठा थे और संपूर्ण लगभग द्रव्यमान भी, और कहाँ पर बेटा, परमाणु के केंद्र में छोटे से स्थान में, स्थान का मात्रा भी बताया, यानी कि उसका आकार भी बताया, कितना 10⁻15 मीटर की त्रिज्या में, इतने छोटे से स्थान में। अब परमाणु का क्या नाम, परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻10 मीटर, बात समझ में आ रही है। अगर इसको भाग किया जाए, बात समझ में आ रही है, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 10,000वां भाग, 10,000 से लेकर के 1,00,000वां भाग। बात देखो, इसका रेडियस कितना निकाला गया नाभिक का, 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर। अब दोनों में जब भाग कराओगे तो एक में 10,000वां भाग आएगा, एक में 1,00,000वां भाग आएगा, बात समझ में आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कितना छोटा है, कितना छोटा हो सकता है, 10,000वें भाग से लेकर के 1,00,000वें भाग तक हो सकता है। ये बात समझ आ रही है, बहुत छोटा भाग, क्लियर। और चौथा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट क्या था बेटा, हाँ, भिन्न भिन्न, उन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न धातु के पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी कराई और किसी निश्चित दिशा में अल्फा कणों को गिना कि कितने अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे हैं, उनकी संख्या भिन्न भिन्न थी। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भिन्न भिन्न धातु के परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या क्या होती है, बात समझ आ गई। और चौथा पॉइंट क्या था, कूलाम का नियम यहाँ भी काम करता है, क्योंकि उसी के अनुसार यहाँ पर प्रकीर्णन देखने को मिल रहा है, क्लियर। बोलो, कोई डाउट यहाँ पर किसी बच्चे को, बोलिए। अब देख लो, कुछ नया नहीं लिखा है, सब कुछ वही लिखा है। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन देखो, पहले में अधिकांश अल्फा पार्टिकल पन्नी के आर पार सीधे गुजर जाते थे, पता है। निष्कर्ष क्या निकाला, परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से यहाँ लिखा हुआ है केवल बस। अल्फा कण सभी कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे, और देखो कुछ अल्फा पार्टिकल लगभग 8,000 में से एक, क्लियर, एनसीईआरटी का डाटा, अदर बुक में आपको देख पाओगे तो लिखा रहेगा 20,000 में से एक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री से अधिक कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे, तथा इनमें से कुछ 180 पर भी। तो इतना तेजी से जा रहे अल्फा कण को मोड़ कौन सकता है, कोई एक धनावेश तो नहीं मोड़ सकता, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकाला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहा गया। परमाणु की त्रिज्या भी देखो 10⁻10 मीटर, वह नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर के कोटि की होती है, बात समझ आ रही। कोटि का मतलब भी जानते हो आप लोग, ओके। फिर देखो तीसरे में, प्रयोग में यह पाया गया कि किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या विभिन्न धातुओं के पत्रों के लिए भिन्न भिन्न थी, ये भी आप जान रहे हो। निष्कर्ष क्या निकाला, विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। और नाभिक पर धन आवेश किसने बताया, तो चैडविक ने 1920 में, कितना होगा, प्लस जेडी के बराबर होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा दिए थे, है ना। हालांकि देख लो ये लिखा हुआ है, नाभिक पर आवेश प्लस जेडी, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और नाभिक में आवेश के रूप में केवल प्रोटॉन होता है। और ये क्या है, मूल आवेश, है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हो, ठीक, सब कुछ लिखा है। हाँ देखो 1920 में चैडविक ने बता दिया, आगे चल रहे हैं। अब देखो जब इतना पूरा खत्म हो गया, ठीक,
आप ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 1911 वाला अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद नाभिक के आकार का आकलन हम लोग कर लेते हैं कि कितना ज्यादा उसका आकार है, 10⁻⁻15 मीटर कैसे होगा। क्लियर? देखो इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये भी देखो चौथा पॉइंट रह गया था ना, चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, गणना करने पर यह पाया गया कि नाभिक द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन कूलाम के नियमानुसार होता है, जिस पर कूलाम का नियम परमाणुीय दूरियों के लिए भी लागू होता है। कूलाम के नियमानुसार अल्फा कण पर नाभिक द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल, ये तो पहले ही बता दिया, अभी सब कुछ लिखा हुआ है कौन क्या है। ठीक है, चलो हाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे बता दे रहे हैं, देख लो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले चीज, कितने किसी कोण पर कितने अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णित हो रहे हैं, इसकी गणना कैसे करेंगे हम लोग। क्लियर? तो ध्यान देना, मान लो थीटा कोण पर n अल्फा पार्टिकल गुजर रहे हैं, n क्या है, अल्फा कणों की संख्या जो कि कितने कोण पर गुजर रहे हैं, थीटा, तो उसको n ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin⁴ θ/2 इससे कैलकुलेट करेंगे। थीटा का मतलब थीटा कोण पर गुजरने वाले अल्फा कणों की संख्या, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे हटा भी सकते हो। n क्या है, कुल मिलाकर अल्फा कणों की संख्या और थीटा कोण पर। क्लियर? तो करना क्या है, थीटा का आधा, क्या करेंगे बेटा, थीटा कोण का आधा, यानी कोण के आधे के ज्या के चतुर्थघात के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। बात समझ आ गई? इससे हम लोग संख्या निकालेंगे, इतना अल्फा पार्टिकल गुजरेगा थीटा कोण। जितने भी कोण पर गुजर रहा है उसको क्या करना, आधा, आधा करने के बाद ज्या के साथ लेना, यानी कि साइन के साथ, उसका चतुर्थघात करना और उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कोई डाउट? अगर मान लो टी मोटाई की एक धातु की पन्नी है, बात समझ आ रही है, और इससे कुल मिलाकर अल्फा पार्टिकल की संख्या n है प्रकीर्णित होने वाले। ठीक है, तो याद रखना n/t इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब, मान लो n1/t1 पहली बार लिए थे, t1 मोटाई का n1 अल्फा पार्टिकल गुजर रहा था, ठीक है, उसकी मोटाई बढ़ा दो, मान लो t2 कर दो, तो अल्फा पार्टिकल n2 गुजरने लगेंगे, इसका मतलब होगा n2/t2 दोनों बराबर, यानी पहले जितना अनुपात था उतना अनुपात अब भी है, उतना अनुपात आगे भी रहेगा। बात समझ आ रही है? किसका किसका अनुपात है, अल्फा कणों के प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, और टी क्या है, जो पत्र लिए थे धातु के उसकी मोटाई। बात समझ आ रही? इसको कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा, n2 को इधर ले और t1 को उधर भेज दो, ऐसे, तो n1/n2 और t1 उधर जाएगा तो t1/, ऐसे भी लिखा। और देखना, एक होता है बेटा संघट्ट प्राचल, तो कहीं लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, संघट्ट प्राचल क्या होता है। क्लियर? उससे हम लोग देखते हैं उसके पथ को ट्रेस करते हैं, यानी उसका पथ का आकार कैसा होगा। क्लियर? किस डायरेक्शन में वो प्रकीर्णित हो रहा है, ये देखने के लिए। देखो कैसे, मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा, क्या है, न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल है कोई, ऐसे गुजर रहा था, ठीक, तो ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल के पूर्व वेग की डायरेक्शन, यही तो है पूर्व वेग की डायरेक्शन, और न्यूक्लियस के केंद्र से जो लांबिक दूरी होती है बेटा, इसको बोलते हैं संघट्ट प्राचल। क्या बोलते हैं? और कितने कोण पर ये प्रकीर्णित हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cot θ/2 के। किसके बेटा? θ/। क्लियर? ये चीज यहां से देख रहे हैं। अब एक चीज बताओ, अगर b का मान कम होगा, क्या बेटा, b का मान कम होगा, b का मान कम होने का मतलब, ये जो अल्फा पार्टिकल पहले आ रहा था उसके जो वेग की डायरेक्शन थी वो क्या होगी, इस नाभिक के समीप से होकर गुजरेगा, b का मान तभी तो कम होगा। ये देखो, क्लियर? समीप से होकर गुजरेगा तो ध्यान रखना इस कोण का मान बढ़ जाएगा, इस कोण का मान क्या होगा, इसीलिए बोल रहे थे कि अल्फा पार्टिकल किस पथ से होकर जा रहा है। ठीक है, संघट्ट प्राचल से देखते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना, समझ आ रहा है ना? संघट्ट प्राचल का मतलब इतना कि अल्फा कण का जो प्रारंभिक वेग के सदिश था उसकी डायरेक्शन लेंगे और नाभिक के केंद्र से उसकी लांबिक दूरी लेंगे, वो संघट्ट प्राचल होगी। इसके बराबर होगा तो जो प्रकीर्णन एंगल होगा थीटा, क्लियर, उसका आधा करेंगे, काट के साथ लेंगे और उसी के समानुपाती होगा। ठीक है, चलो, तो यही सारी चीज बेटा यहाँ पर लिखी हुई, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखो सारी चीजें लिखा है वही। चलो बेटा, ये समझ आ गई बात कि थीटा कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/sin⁴ θ/2। ठीक है, और अगर केवल बोलेंगे sin⁴ θ/2 तो उसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये व्युत्क्रम अनुपाती। यदि पत्र की मोटाई t हो तथा किसी निश्चित दिशा यानी थीटा कोण पर में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n हो, तब देखना बेटा n/t बराबर कांस्टेंट, या फिर n1/t1 बराबर n2/। बात समझ आ रही?
उसके बाद देखना बेटा, संघट प्राचल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cot थीटा बाई 2। यहाँ पर मैंने समझा दिया संघट प्राचल है क्या, बी को ही बोलते हैं। क्लियर। अब ये क्या है, नाभिक के केंद्र से दूरी कहाँ तक, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा यही तो है, यहाँ तक। वही चीज लिखा है, नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश बी की लंबवत। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं? तो अब हम लोग नाभिक के आकार का आकलन करेंगे। ठीक है, जहां दिक्कत होगी बताना, जितना भी थ्योरी था मैंने पढ़ा दिया। क्लियर, ओके। चलो बेटा, नाभिक के आकार का आकलन कर लेंगे, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ध्यान से देखना। आप सपोज करो कि आपके पास यहाँ कोई ये न्यूक्लियस है, क्या है बेटा ये, यानी कि नाभिक। ठीक, अगर ये नाभिक है तो नाभिक पर आवेश कितना होता है, कितना, प्लस जेड। जेड क्या होता है, नाभिक में धनावेश की संख्या, बात समझ में आ रही है, और ई मूल आवेश। तो आप बताओगे नाभिक पर जो आवेश होगा प्लस जेड के बराबर। ये बात समझ आ रही है, ये है क्या बेटा, तो ये आपका नाभिक। ओके, अब देखना बेटा, ध्यान देना, यहां पर आप सपोज करना कि कोई अल्फा पार्टिकल है, ये क्या है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, अल्फा कण। ठीक है, और ये जो अल्फा कण है कोई ऐसा अल्फा कण है जो नाभिक के सीध में आ रहा था। बात समझ में आ रही है, हम लोग सपोज करेंगे कोई अल्फा पार्टिकल था तो नाभिक के सीध में आता, और मान लीजिए इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k है, क्या है बेटा, चलो पूरा लेते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मान लेना कितना है बेटा, के कितना है, तो हम लोग मान लेंगे इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। ध्यान से समझना, सबका यहाँ पर मतलब है। ओके, अब ये अल्फा पार्टिकल नाभिक के एकदम सीध में आ रहा था, तो जैसे इसके समीप आएगा उसका वेग घटता जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो उसका वेग क्या होगा, घटता जाएगा। और वेग घटने का मतलब गतिज ऊर्जा घटती जा रही है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और हम सभी 9th में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि कुल मिला के जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी वो दो ऊर्जा के बराबर होती है, दो ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। कौन कौन, एक तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है, इसको के से लिखते थे हम लोग और इसको यू से लिखते थे। क्लियर, ओके। तो कुल मिलाकर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा, इतना जानते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा बेटा जो होती है वो नियत होती है, क्या होती है, यानी कि कांस्टेंट होगी। तो अगर कोई एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज बढ़ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर कोई एक चीज जीरो हो जाए, इसका मतलब पूरा का पूरा ऊर्जा किसके बराबर हो गया, क्लियर, पूरा का पूरा गतिज ऊर्जा किसमें चला गया, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो किसी की एनर्जी जो है 100 जूल, कितनी है बेटा, कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा का मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा, तो कुछ गतिज ऊर्जा कुछ स्थितिज ऊर्जा। मान लो गतिज ऊर्जा का मान अभी 100 है, कितना है बेटा, और स्थितिज ऊर्जा का मान अभी मान लो 0 है, तो बराबर तो है। अब अगर कोई कह रहा है कि गतिज ऊर्जा घट रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, समझना ये क्या हो रहा है, घट रहा है, घट के मान लो ये 80 हो गया, कितना हो गया, तो ये तो कांस्टेंट रखना है ना, तो कांस्टेंट कब होगा, जब ये 20 होगा, यानी गतिज ऊर्जा किस में बदल रहा है, स्थितिज ऊर्जा। वेग धीरे धीरे घट रहा है तो किस में जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे घटता रहेगा, घटता जाएगा, ये मान लो घटता जा रहा है। अगर हम कहें कि 50 हो गया, ये कितना हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा कितना होना चाहिए, क्योंकि उसको तो 100 ही रखना है। और मैं अगर कहूँ गतिज ऊर्जा 0 हो गया, गतिज ऊर्जा अगर 0 हो गया तो स्थितिज ऊर्जा कितना होना चाहिए, समझ आ रही बात ना, बस यही कॉन्सेप्ट वहां यूज करेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा अभी उसका 0 होगा। कैसे, जब ये अल्फा पार्टिकल नाभिक के केंद्र की ओर जा रहा है, नाभिक की ओर जा रहा है, तो ध्यान देना नाभिक क्या करेगा, उसके वेग को धीरे धीरे कम कर रहा है, और यहां तक मान लो पहुंच गया, ध्यान देना, मान लो यहां तक पहुंच गया, इसको बोलते हैं अधिकतम निकटतम पहुंच दूरी। बात समझ में आ रही है, ध्यान देना, समझा रहा हूं। मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, यहां तक पहुंचा और यहां के बाद फिर वापस आने लगा, क्या होने लगा बेटा, इसको थोड़ा डाटेड कर देना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल दोनों जगह नहीं हो सकता। अभी मान लो यहाँ है
फिर वहां पर पहुंचेगा, तो जब वहां पर पहुंचने के बाद में फिर यहाँ पर ऐसे लौटेगा। ये है क्या, तो ये अल्फा कण क्या है बेटा, अल्फा, ठीक है। और यहाँ से अल्फा कण से नाभिक के केंद्र तक की जो दूरी है, इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग आर नॉट से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और इस आर नॉट को बोलते हैं निकटतम पहुंच दूरी। ऐसे लिख दे रहे हैं निकटतम दूरी, बस समझ जाना है ना। ये क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा इसके करीब इतना पहुंच सकता है, क्लियर। इसके बाद ये क्या करेगा, रिपल कर देगा, वापस भेज देगा। अगर मान लो बहुत उच्च ऊर्जा वाला है अल्फा पार्टिकल, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला है, नहीं रोक पा रहा है नाभिक, तो फिर होगा क्या, कूलाम का नियम वहां काम करना बंद कर देगा। जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, कूलाम का नियम वहां क्या करेगा, काम करना होगा। क्या, अल्फा पार्टिकल नाभिक में पहुंच जाएगा, और जब नाभिक के क्षेत्र में आ जाएगा तो वहां एक प्रबल नाभिकीय बल काम करता है, जिसकी प्रवृत्ति होती है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। क्या होती है बेटा, जो देखो सभी धनावेशों को बांध कर रखता है, जबकि धनावेश के बीच बल कौन सा लगना चाहिए था, प्रतिकर्षण, क्लियर। तो जब कूलाम का नियम काम करेगा तो लगेगा, तो वहां पर कूलाम का नियम प्रभावी नहीं रह जाता, काम तो करेगा ही लेकिन वो प्रभावी नहीं रह जाता, क्योंकि अब तक ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक प्रबल कौन है, प्रबल नाभिकीय, तो उसको खींच लेता है और फिर अल्फा पार्टिकल को वापस नहीं भेजता, क्लियर, इतना याद रखना। तो अभी मान लो ये थोड़ा सा कम ऊर्जा वाला है, वहां पर जाने लायक नहीं, तो ज्यादा ज्यादा यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद रिपल हो गया। तो जहां तक पहुंचा है और प्रतिकर्षित हो गया है, वहां तक की दूरी को, अल्फा पार्टिकल से और नाभिक के केंद्र तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं निकटतम पहुंच दूरी, क्लियर। और यही दूरी हम लोग निकाल लेंगे, केंद्र से ही तो माप रहे हैं, बात समझ में आ रही है, कहां से बेटा, केंद्र से, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, अगर ये दूरी हम निकाल लें और इस दूरी की वैल्यू बताएं कि नाभिक की त्रिज्या है, तो गलत ही तो होगा, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या तो यहीं तक है, क्लियर। असल में जो दूरी हम लोग बता रहे हैं वो तो इतना बड़ा गोला बन जाएगा, क्लियर है। थोड़ा अगर सही बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये दूरी हो जाएगी, क्लियर। तो पहली बार यही 10⁴ जो 14 है यही था, उसके बाद और ऊर्जा बढ़ाओ, और ऊर्जा बढ़ाओ, बात समझ में आ रही है। तो एक लिमिट तक ऊर्जा बढ़ाएं ताकि उसके अंदर ना जाए, तो ज्यादा यहाँ कहीं तक पहुंच सकता है, तो वही लगभग बताया गया 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर। अगर उससे ज्यादा हम लोग एनर्जी वाला, यानी उससे ज्यादा वेग वाला अल्फा पार्टिकल को इसके सामने लेकर आएंगे तो क्या करेगा, नाभिक में चला जाएगा, कोई डाउट, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई ना। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं आर नॉट का। अब ध्यान दो कि यहाँ पर मुड़ा कैसे अल्फा पार्टिकल, ना पहले इसका वेग 0 हुआ होगा ना, बात समझ में आ रही। और वेग 0 होने का मतलब गतिज ऊर्जा 0। तो यहाँ पर याद रखना, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी, और यहाँ पर जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी, हम लोग मान लेंगे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना हो गया, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगा, mv²। अब इसमें तो कुछ 0 हो नहीं रहा, उसका मतलब उसका वेग, हाँ, तो थोड़ी देर रुकेगा ना कुछ क्षण के लिए, तभी तो वापस मुड़ेगा, जैसे चलते चलते पीछे चलने लगेगा नहीं ना, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक रुकेगा, फिर क्या होगा, 180 डिग्री पर वापस लौट जाएगा। तो जब वो रुकेगा तो उससे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा 0 होने का मतलब जितनी भी गतिज ऊर्जा पहले थी, अब वो किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गई, क्लियर, कोई डाउट। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इसको फाइंड आउट करें। चलो भाई, ये फिगर पूरा समझ आ रहा, ये अल्फा पार्टिकल है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इसकी क्या थी, ये नाभिक की ओर सीध में ऐसे आ रहा था, क्लियर। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाएगी धीरे धीरे प्रतिकर्षण के कारण। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, यानी वेग 0, यानी रुक गया। तो जहां पर रुक गया वहां से और नाभिक के केंद्र तक की दूरी को हम निकटतम पहुंच दूरी बोलेंगे, आर नॉट से लिखेंगे, बात समझ आ गई, ठीक है। अब इस दशा के लिए हम लोग कैलकुलेशन करने वाले, इस दशा के लिए लिखेंगे बेटा, जब अल्फा पार्टिकल नाभिक के निकटतम स्थिति में, लो भाई, निकटतम स्थिति में है। तो जब निकटतम स्थिति में है तो दूरी आपको पता है, आर नॉट, क्लियर। ये यहां से नाभिक के केंद्र तक की दूरी स्थिति में है। तब एक काम करते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, क्लियर। तो लिखेंगे अल्फा कण और नाभिक की स्थितिज ऊर्जा, क्या बेटा, अच्छा, बात नाभिक की हो रही है, नाभिक में कौन होता है, धनावेश, बात समझ में। तो आपको समझना है धनावेश, क्योंकि आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे ना,
आवेशों की निकाय का स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो एक तो आवेश हो गया आपका Q1 अल्फा कण पर आवेश, और दूसरा आवेश Ze नाभिक पर आवेश। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है आपको पहले से पता है। इसको भैया कहाँ लिख दें, चलो ठीक है थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस पर आवेश कितना होता है, तो 2 प्रोटॉनों के बराबर, यानी कि +2e। बात समझ में आ रहा है? +2e अल्फा कण पर आवेश। चलो, तो अल्फा कण और नाभिक में जो धनावेश है उनकी स्थितिज ऊर्जा, यानी निकाय बन गया ना, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा याद करो, फार्मूला होता था U बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 क्या होता था बेटा, बटे R। यही तो फार्मूला होता था। तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे, Q1 की जगह कितना लिखेंगे, +2e, यानी कि 2e। चिन्ह सहित रखना है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके, प्लस तो Q1 हो गया इंटू Q2 कितना है बेटा, प्लस और बटे इन दोनों के बीच की दूरी, इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई डाउट नहीं ना? अब आप जानते हो, देखो जब अल्फा पार्टिकल नाभिक के निकटतम स्थिति में है, यानी यहां तक की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी बात ही नहीं हो रही है, तो यहां पर K की वैल्यू कितना है, इसका मतलब संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें बदल गया, स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो इस दशा में आप लिख सकते हो, इस दशा में U बराबर K, जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो U की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, तो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर K बराबर कितना होगा, हाफ नहीं 1/4πε0, और यहाँ पर देखना प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, अब उसको लिखने की जरूरत है। 2 का गुणा Z में करेंगे तो 2 × Z, सावधानी से बनाना, बात समझ में आ रही है, नहीं कौन 2 है कौन Z है 22 है पता नहीं क्या हो जाए। तो 2 और Z हो गया, और E और E का गुणा बेटा स्क्वायर बटे R0। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ से R0 के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो या फिर R0 बराबर, तो इसको इधर ले आए और K को उधर भेज देंगे, तो लिखेंगे क्या 1/4πε0 इंटू 2ZE² और बटे K इधर गुणे में था इधर आया, और K क्या है बेटा, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक, बात समझ आ रही ना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो, ये तो सभी के लिए एक फार्मूला डिजाइन हो गया, कोई भी पत्र रहा हो, किसी भी धातु का रहा हो, बात समझ में आ रही है। स्वर्ण पत्र के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना आएगा, क्लियर? ये फार्मूला हो गया। देखो अब ध्यान देना, अगर हम बात करें स्वर्ण पत्र के लिए, चलो भाई स्वर्ण पत्र के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज Z की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 79 होता है स्वर्ण पत्र के लिए। ये क्या क्या लगेगा देख लो, इसमें Z की वैल्यू हो गई, E की तो वैल्यू आप पहले से जानते हो, और K ये तो निकालना पड़ेगा, है ना, इसका कैलकुलेशन करवा दे रहे हैं। देखो Z की वैल्यू इतना हो गया, और E की वैल्यू आप सभी पहले से जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ओके, 2 चीज मिल गया, और K का कैलकुलेशन करना है तो कंडीशन ले लेना, यदि जो हम लोग वेलोसिटी लिए थे ना, यदि उसका जो वेग हो प्रारंभिक वो 2.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, कितना बेटा 7 मीटर पर सेकेंड हो, तब यहां पर देखना, देन गतिज ऊर्जा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है ना, हाफ, और किसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अल्फा पार्टिकल की देख रहे हैं, वही तो आ रहा था। तो उसको द्रव्यमान किसका लेंगे, अल्फा पार्टिकल का, हाफ mv², और वेग किसका लेंगे, तो ये सब अल्फा पार्टिकल का, क्लियर, सब कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो b की तो वैल्यू आप जानते हो, और m यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कोई बताएगा, हाँ बहुत पीटेंगे, 4 प्रोटॉनों के बराबर लगभग, है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का नाभिक, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश तो नहीं होता लेकिन द्रव्यमान तो होता है ना, और हम लोग जानते हैं पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो चाहे आप बोल दो कि 4 न्यूट्रॉनों के बराबर, चाहे बोल दो 4 प्रोटॉनों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हम सभी जानते हैं 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, यही तो होता है। तो इसको 4 से गुणा करा दो, इसको क्या कराएंगे बेटा हम लोग, अरे भाई कहाँ गया ये,
हाँ आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसे 4 गुणे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इतना किलोग्राम होगा। चलो तो 4 इंटू कितना बेटा 1.67 इंटू इसको हटाओ कितना है 6.68 लगभग 6.7 है ना, तो लगभग 6.7 इंटू 10⁻7 किलोग्राम। बताओ अब आपके पास सारा चीज है कि नहीं है ना, घर जाए यार। ठीक, तो अब वैल्यू रखो और फाइंड आउट करो। तो 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.7 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितना है बेटा 2.1 इंटू 10⁻, इसका होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना, क्लियर करवा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले जब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो 2.1 का भी स्क्वायर होगा, 10⁻7 का भी स्क्वायर होगा, सबका एक साथ कर रहे हैं। तो 2.1 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ 4.41, क्लियर है, ये हो गया। और इसका गुणा किस में करा दो 6.7 में, तो गुणे 6.7 हो गया, ठीक है। और इसको किससे 2 से भाग करा दो, 1/2 का मतलब आधा हुआ ना, तो 2 से भाग करा दो। तो इस पूरे को हम भाग कराएंगे 2 से, कुल मिला के कितना आया, हाँ 14.77 का मतलब 8 लिखते हैं, ठीक है। और इंटू अब चलो 10⁻ को सॉल्व करो, -27 था, क्या था बेटा, तो -27, ओके। और फिर देखो घात की घात लगे तो घातों का आपस में गुणा, 7 दूनी 14 होगा, और ये प्लस का है तो +14 कितना आया -13। इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक अंक दशमलव बाईं ओर लेकर आओ तो कितना होगा 1.48 इंटू 10⁻, बाईं तरफ लाएंगे तो एक प्लस होगा, बात समझ में आ रही है। तो एक प्लस करेंगे इसमें, तो 13 में एक प्लस होगा तो कितना -13 है ना, तो एक घट जाएगा, कितना होगा 12 माइनस का 12। और ये क्या था बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अब ध्यान देना, स्वर्ण पत्र के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि उसकी रेडियस कितना होगा नाभिक का। अब फार्मूला आप लगा दो जो पीछे हम लोग कैलकुलेट किए थे, है ना। देखो R0 बराबर कितना आया था 1/4πε0 है ना, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻, क्या है ओके, इंटू Q1 Q2 में क्या था 2 इंटू ZE², तो 2 Z की जगह कितना लिखेंगे स्वर्ण पत्र के लिए 79, और इंटू E² था, E² का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का अपॉन, तो ये तो हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे, लेकिन R कोई तो इधर ले आया था तो K उधर गया, तो K की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया भैया ये 1.48 और इंटू 10⁻⁻12, क्लियर है। इसी को सॉल्व कर लो। तो इसको देखो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा फटाफट। पहली चीज 79 का गुणा 2 में कराओ बेटा, 1 मिनट पहले तो देखो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो स्क्वायर होगा 1.6 का भी और 10⁻⁻19 का भी, तो 16 16 कितना 256 है ना, दो एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये 2.56, लेकिन यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं 1.6, इसका क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, चलो स्क्वायर हो गया, ये देखो 2.56, ठीक है। फिर यहाँ पर 79 और 2 से गुणा कराओ, तो गुणे 79 गुणे 2, यहाँ तक हो गया बेटा। उसके बाद 9 भी बच रहा है, 9 से भी गुणा करा दो, गुणे 9, इसमें आपका टाइम बचेगा, इतना आ गया। और इस पूरे को देखो अंश में जितना भी था ए के फॉर्म में गुणा करा लेंगे, और हर में ए के फॉर्म में कितना 1.48, इसे भाग कराओ, तो इस पूरे को हम भाग करेंगे किससे बेटा 1.48 से, कितना आया 2, हाँ देखो 2459 लिख लो 0.6, 7 लिख लो बनते हैं, ठीक है। अब 10 की घात को सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज वर्ग लगा है, घात की घात लगी हो तो घातों का आपस में, तो 19 दूना तो माइनस का 38 है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 38 हो जाएगा। और देखना बेटा उसके बाद फिर क्या है बेटा प्लस का 9, तो प्लस कैसे कर रहा हूं ये तो पता है ना, ठीक इतना हो गया। और 10 की घात कहाँ है हर में -12, ऊपर जाएगा तो +12, इस पूरे को सॉल्व किया कितना है -17, चलो इसको हटाओ, ठीक है 1 2 3 अंक दशमलव को बाईं ओर, तो 2.3
और इस 4 को कर दो 5। क्या कर दो बेटा, क्योंकि ये अंतिम अंक नहीं है 5, है ना, उसके बाद भी कोई अंक है, ठीक है। जब अंतिम अंक होता है 5 और उसके पहले सम संख्या हो तो हटाते समय कुछ नहीं जोड़ते। क्लियर, ओके। तो 2.5 हो गया लगभग, चलो यानी 2.5 और गुणे 10 की घात, इसको सॉल्व करेंगे तो -17 था पहले से, और कितने अंक दशमलव लाए, 1 2 3 अंक दशमलव बाईं ओर लाए तो +3 करोगे, है ना। 17 में से 3 जाएगा, बोलो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और कितना आ जाएगा, चलो ये क्या था, हाँ। अब बताओ बेटा, नाभिक की और किस में आएगा, ये मीटर में, किस में आएगा, सारी वैल्यू एसआई सिस्टम में। चलो अब बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है, आर की वैल्यू कितना आ गया, 2.5 गुणे 10 की घात -14 यानी नाभिक की त्रिज्या हम लोग बताते हैं ना 10 की घात -14 मीटर। असल में देखें तो नाभिक की ये त्रिज्या है ही नहीं। क्लियर, नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो इससे थोड़ी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये तो निकटतम पहुंच दूरी थी, इससे बता दिया गया, तो इससे बाद में और संशोधित किया गया और अप्रोक्सीमेट कितना निकाला गया है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैं, ध्यान देना, ये था। और बाद में स्वर्ण पत्र के लिए, किसके लिए बेटा, ये उसी के लिए निकाला ही गया है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। आर नॉट की जो वैल्यू निकाली गई वो 6.9 और इंटू 10⁻⁻15, ये बात समझ आ रही। तो इसलिए हम लोग बताते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर के आसपास। कोई डाउट किसी बच्चे को, टाइम देखो कितना हुआ अभी, अभी 3:40। एक चीज और पढ़ा दें, बोलो, चलो ध्यान दो। अब इसके बाद देखो हम लोग पढ़े क्या क्या इस चैप्टर में, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ले लें, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें कि थॉमसन का मॉडल क्या होता है परमाणु संरचना जानने के लिए। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां थी, रदरफोर्ड ने क्या किया, रिसर्च किया 2011, क्या नाम 2000 बोल रहा हूँ, 1911 में उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल में देखा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, है ना। कुछ उन्होंने क्या दिया, ऑब्जर्वेशन लिया और उसके बाद निष्कर्ष निकाले। उसी के आधार पर, उसी निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो उसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो उसको क्या चीज बेटा, पूरा लिखना जितना लिखवा रहा हूँ, नहीं पूरा यार, देखो कहाँ से लिखना है, यहीं से छापना शुरू करना नोट्स में। बस आप जानते हो आपके नोट्स में आएगा क्या, ये सब तो जानने के लिए है। आपके नोट्स, इसको हटा दे रहा हूँ, वही चीज समझाया हूँ, इस स्लाइड को ही हटा दे रहा हूँ, ये सेम चीज है। और इसको हम लोग कहाँ पर समझें, यहाँ पर। तो यहाँ से आपके सिलेबस में है, तो इतना जान जाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं पचेगा, लिख लेना 2-4 लाइन, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद ये सब लिखना, ये बनाना भी फिगर, ये लिखना भी, ये भी, ये आपके जानने के लिए है, थोड़ा बहुत जान जाना, और ये भी लिखना है। हमारे सिलेबस में सब कुछ पढ़ते चलेंगे, ठीक। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं आगे चलो, चलो अगला टॉपिक देखना बेटा, हेडिंग बनाएंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम मीन्स परमाणु का, बातचीत नहीं बेटा, रदरफोर्ड मॉडल। मैं कह रहा हूँ बातचीत मत करो यार, ज्यादा समझ आएगा, समझ नहीं पा रहा। चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, और इसको बढ़िया से देखना, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था अभी जो हम लोग पढ़े थे उसी के आधार पर अपना परमाणु मॉडल ये प्रस्तुत करेंगे 1911 में। क्लियर, तो एक एक पॉइंट ऐसे पॉइंट वाइज करके लिख लो, थियरी लिखोगे तो पोथी लगेगा, है ना। तो बिंदुवार लिख लेते हैं। देखो इनके परमाणु मॉडल के अनुसार लिखना, इस मॉडल के अनुसार, मोटी मोटी बात लिखते चलेंगे। देखो फर्स्ट, सबसे पहले चीज उन्होंने बताया था परमाणु क्या होता है, गोला होता है, जिसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। हाँ, तो ठोस नहीं लिखना, क्या लिखना, तो आप बताएंगे परमाणु एक गोला है। चलो भाई ये तो पहले भी पता था, इसमें विशेष बात क्या है, जिसका जिसका अधिकांश भाग,
लो भैया, खोखला होता है। इस गोले की त्रिज्या भी बताई उन्होंने, है ना। तो लिखेंगे जिसकी त्रिज्या ऐसे लिखते चलो, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का होता है। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर है? बस वही जो निष्कर्ष निकाला गया वही लिखते चल रहे हैं, वही उनका प्रमाण मॉडल। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखना बेटा, दूसरा वो नाभिक के बारे में लिखना, है ना। देखो क्या कहा, कहा परमाणु का संपूर्ण धनावेश, क्या बेटा, संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, इसके का मतलब परमाणु के, है ना, परमाणु के केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है। बात समझ आई? क्लियर है एकदम? संकेंद्रित होता है और इसका भी आकार बताया ना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, जिसे, इसको भी लिखो, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अगर एग्जाम में आया तो लिख ही ले जाओगे, याद तो हो ही गया होगा। नाभिक कहते हैं जिसका आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर, डायरेक्ट लिख लो, जिसकी त्रिज्या, आकार और त्रिज्या में कंफ्यूज मत होना, बात समझ आ रही है? जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर की होती है। सोने के लिए अभी कितना निकाला गया था? 6.9 इंटू 10⁻⁻, ये सटीक जो था, हम लोग अभी जो कैलकुलेशन किए थे 10⁻⁻14 आया था। तो इतने कोटि का होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ भाई। संरचना का मतलब क्या, जितने अवयव हैं सबके बारे में बताओ, कौन कहाँ कैसे है, कितने स्थान में है। क्लियर? तो ये सारी चीज तो पता चल रहा है ना, नाभिक का स्थान कितना है, पूरे परमाणु का 10,000वां भाग से लेकर के 1,00,000वां भाग तक है, ये बहुत छोटा स्थान है और उसी में संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण लगभग द्रव्यमान होता है। अभी तो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया ना, अभी आपने ऊपर से उसका आकार बताया था गोलाकार, जो कि खोखला होता है अधिकांश भाग। अच्छा, जो भरा होता है उसमें क्या होता है, उसमें धनावेश और द्रव्यमान होता है। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है उसके बारे में बता दो। तो देखो, इन्होंने कहा दिख रहा ना, ओके। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, ध्यान दो, कहा ऋणावेश या फिर इलेक्ट्रॉन लिख लो। इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर के की त्रिज्या के खोखले गोले में बस इतना समझ लो, खोखला गोला मतलब नाभिक के चारों ओर हो गया ना, खोखले गोले में वितरित होता है। कहा जो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का जो खोखला स्थान है गोले का, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वितरित होता है। क्लियर?
अब देखो कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये बताते क्या है, जिसके ऋण जिसके ऋणावेश के बराबर नाभिक का धनावेश होता है, नाभिक में धनावेश होता है। बात समझ में आ रही है, नाभिक में धनावेश होते हैं। बताओ समझ आ रही है। अभी यही सारी बात इकट्ठा लिखवाते थे तो अभी आपको याद करने में दिक्कत होती है। अब आप याद कर सकते हो कि भैया परमाणु एक गोला होता है जिसका अधिकांश भाग खोखला। पहले ऊपर से चलते हैं, ठीक है। और उसका आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का। फिर उसके बाद नाभिक की बात कर लेते हैं, यानी जो खोखला नहीं है, तो खोखला कौन नहीं है, नाभिक। कहा कि जो संपूर्ण धनावेश या लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होते हैं वो केंद्र में एक छोटे से स्थान में संकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। उसका आकार 10⁻15 मीटर का। क्लियर है। अब नाभिक की बात हो गई, तो नाभिक में प्रोटॉन हो गया, जो भी कण होते हैं सारे हो गए, द्रव्यमान वगैरह। अब बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बताते हुए क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर की त्रिज्या के खोखले गोले, जो स्थान खोखला था ना, उसमें वितरित होता है। क्लियर। और जिसके ऋणावेश के बराबर नाभिक में धनावेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश होता है उसी के बराबर नाभिक में धनावेश होता है। तो कुल आवेश कितना हो गया, 0। तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो गया। ये बात भी समझ आ रही है। एक पॉइंट और, चौथा पॉइंट ध्यान देना। पहले रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर बादल बना के रखता है, यानी ऐसे वितरित होता है, ये चलता नहीं है, गति नहीं करता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 10⁻15 मीटर तक की कूलाम का नियम लगता है। तो आकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकार का आवेश है, नाभिक पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो अगर बल लगा आकर्षण बल, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा और उसमें गिर जाएगा और परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या तर्क दिया, कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न, देखो अभी कक्षकों के बारे में भी नहीं कहा, कोई निश्चित कक्षा अच्छा नहीं बताया, इसका विभिन्न है ना, का विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है या करते हैं, ऐसे लिखेगा, करता रहता है। अब वृत्तीय पथ पर कोई भी कण वस्तु कब घूम सकता है या कब चक्कर लगा सकता है वृत्तीय पथ पर, हाँ, उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल होना चाहिए। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कहा वृत्तीय लिखेंगे बेटा, वृत्तीय, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल, कौन सा बल बेटा, कहां से मिलेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक बस एक लाइन और, नाभिक पर धनावेश कितना होता है बेटा, प्लस जेडी, हाईलाइट करके लिख लेना, नाभिक पर प्लस जेडी धनावेश, नाभिक पर धनावेश प्लस जेडी व इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश कितना होता है, -c के बराबर है ना, लिख देंगे ऐसे। तो नाभिक पर धनावेश प्लस जेडी व इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश -c के बीच
लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। बताओ, यहां तक बात क्लियर है? लैंग्वेज देखो समझ आ रहा है। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक पर धनावेश प्लस जेडी व इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश माइनस सी के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। बस ये हो गया आपका रदरफोर्ड का परमाणु मंडल, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं। आप सारी चीज के बारे में तो उन्होंने बता दिया। क्लियर? अब देखो इसमें कुछ कमियां रह जाएंगी अभी, क्लियर है? इसको हम लोग कल पढ़ लिया जाएगा कि क्या क्या कमी है इसमें, है ना। तो परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में जो इन्होंने तर्क दिया, हालांकि वो भी गलत हो जाएगा अभी, है ना। तो नील्स बोर आएंगे, वो सुधारेंगे इसको। और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया इनका परमाणु मॉडल, तो उसके बारे में भी वो बताएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।